अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्स एंड गायनाकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट 6 को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अनीमिया। अनीमिया हम इस यूनिट में 2 टाइप्स ऑफ अनीमिया को डिस्कस करेंगे। एक तो आपके पास फिजियोलॉजिकल अनीमिया होगा और एक पैथोलॉजिकल अनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो प्रेगनेंसी में नॉर्मली प्रेगनेंसी के चेंज की वजह से हर प्रेग्नेंट मदर को होता है, वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। अगर वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया सीवियरिटी की तरफ चला जाता है, पैथोलॉजी की तरफ चला जाता है, प्रेगनेंसी से हटके किसी और रीजन की वजह से अनीमिया होता है पेशेंट को, तो वो फिर पैथोलॉजिकल अनीमिया होता है। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम फिजियोलॉजिकल अनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल अनीमिया क्या होता है, क्यों होता है, अपने नाम से ही इंडिकेट कर रहा है। फिजियोलॉजिकल है मींस के नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है, फंक्शन की वजह से अनीमिया हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो वो फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है। फिजियोलॉजिकल अनीमिया इज अ नॉर्मल एक्सपेक्टेड कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में ड्यू टू चेंज इन मैटरनल ब्लड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं मदर की बॉडी में, उसमें एक चेंज ये है कि मदर की जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, प्लाज्मा होता है, वो 70% बढ़ जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी वजह से इसे हम फिजियोलॉजिकल अनीमिया कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के चेंज की वजह से आता है, जो रिस्की नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, जिसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। ये खुद ब खुद प्रेगनेंसी खत्म होने के साथ ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। डेफिनेशन क्या है? Physiological anemia in pregnancy is a dilutional anemia caused by a greater increase in plasma volume than red blood cell mass, leading to a fall in hemoglobin concentration. अब इसमें क्या होता है, अच्छा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया को हम डाइल्यूशनल एनीमिया भी कहते हैं। डाइल्यूशनल एनीमिया मतलब डाइल्यूशन, किस चीज की डाइल्यूशन हो रही है? डाइल्यूशन हो रही है वाटर एंड आरबीसीज। आपके पास जो हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं, टोटल ब्लड सेल्स कितने परसेंट होते हैं? नॉर्मल अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, उस ब्लड का फ्लूइड होता है, वॉल्यूम होता है। ऐसा ही है। बट प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज में चेंज की वजह से जो ये ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें जो आरबीसीज की कंसंट्रेशन होती है वो 20 to 30% हो जाती है। आरबीसीज काउंट कम हो जाते हैं। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 70% इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्लाज्मा के वॉल्यूम के फ्लूइड के इंक्रीज होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। कम होती है लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि कॉम्प्लिकेशन को अराइज करे। तो एक प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए स्टेबल रहती है। तो यही होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया, इसीलिए हम इसे डाइल्यूशनल एनीमिया भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, आप जैसे कि आप जूस बनाते हैं, आप मिक्सचर, डाइल्यूशन किसे कहते हैं? दो चीजों का मिक्सचर। आप यहाँ पर एक शुगर ले लें और साथ में वाटर ले लें। यहाँ पे जो हमने आरबीसीज काउंट किए थे 45%, ये आपके पास शुगर है, और 55% क्या है, ये आपके पास प्लाज्मा है। आपने ये मिक्सचर बनाया, आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट मिक्सचर मिल गया। क्लियर? मीन्स कि ये परफेक्ट बैलेंस है, आपको ये मिक्सचर मिल गया। अब क्या है, क्या होता है कि आपने यहाँ पर आपके पास चीनी कम हो गई, जो डाइल्यूट आपका था वो कम हो गया। मीन्स के कितने 45% था, तो ये कितने परसेंट तक चला गया, 30% तक। और जो उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन थी उस चीनी में अब पानी ज्यादा हो गया, 70%, 55 से 70% उसमें वाटर ऐड हो गया। तो अब जो होगा, इस आपने जो मिक्सचर बनाया होगा, ये मिक्सचर अब आपको इसके मुकाबले में मीठा नहीं लगेगा।
अब इसमें जो मिठास होगी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सेम इसी तरह हमारे पास जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, एक आरबीसी के ऊपर, एक रेड ब्लड सेल के ऊपर 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, अपने साथ बाइंड करके और लेकर जाते हैं सेल और टिश्यूज के पास। तो हीमोग्लोबिन की ही वजह से जो ब्लड ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। क्यों रेड होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अफेक्ट होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो फिर ऑक्सीजन में थोड़ा सा ये होता है कि वो जो एसओबी, सांस फूलना, ये वो मसला आ रहा होता है। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। माइल्ड एनीमिया कहलाता है ये, जो नॉर्मल होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए बल्कि बेनिफिशियल होता है। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है प्रेगनेंसी में। कॉजेज क्यों होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर 40 to 50% है। यहाँ आप इसको करेंगे कि 75%, 70% प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 75% हो जाता है। और रेड ब्लड सेल क्या होते हैं? 20 to 30% रेड ब्लड सेल हो जाते हैं। दिस कॉजेज हीमोडाइल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? हीमोडाइल्यूशन। हीम ब्लड, डाइल्यूशन डाइल्यूट हो गया, किसमें? वॉल्यूम में डाइल्यूट हो गया। ब्लड हमारा जो था वो शुगर थी, शुगर को वाटर में डाइल्यूट कर दिया। शुगर कम थी, वाटर ज्यादा था, तो वो फिर मिक्सचर कैसा बना, वो उसी की एग्जांपल आप ले लें तो हीम मतलब ब्लड और डाइल्यूशन मतलब वाटर। तो इसको हम कहते हैं हीमोडाइल्यूशन। ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है 70%, रेड ब्लड सेल काउंट 30% रह जाते हैं। मैक्सिमम इफेक्ट सीन इन सेकंड ट्राइमेस्टर अराउंड 24 to 28 वीक। ज्यादा जो इफेक्ट देखा जाता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का प्लाज्मा वॉल्यूम होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में 24 to 28 वीक्स में इंक्रीज होना शुरू होता है, और मदर का वेट भी 24 से 28 वीक्स में ही बढ़ने लगता है ड्यू टू ब्लड रिटेन ब्लड वॉल्यूम। हीमोग्लोबिन लेवल्स। हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन जो हम सीबीसी की रिपोर्ट में एचबी लेवल देख रहे होते हैं मदर का, इसीलिए यही रीजन है कि हम मदर का हर एंटीनेटल विजिट पर एचबी लेवल को देख रहे होते हैं। मदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग, मदर के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर हमें मदर पेल लगती है तो हम फिर एचबी को चेक करते हैं कि ये जो नॉर्मल चेंज था ये कहीं पैथोलॉजी की तरफ तो नहीं जा रहा, सीवियरिटी की तरफ तो नहीं जा रहा। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की अगर हम बात करें तो उसमें 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर एचबी लेवल होना चाहिए। ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें। अगर हम प्रेगनेंसी में देखें तो प्रेगनेंसी में या 11 ग्राम पर डेसीलीटर या 11 से ज्यादा, 11 से ऊपर होना चाहिए, 11 से कम नहीं। 11 या 11 से ज्यादा है एचबी लेवल तो वो नॉर्मल है प्रेगनेंसी के लिए। और 10 to 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर है तो वो फिर माइल्ड अनीमिया में आता है, क्योंकि वो 11 से कम हो रहा है, और ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई टेंशन परेशानी का मसला नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी में 10% अगर हीमोग्लोबिन आ रहा है तो वो भी स्टेबल है, नॉर्मल है। 10 to 10.9 ये माइल्ड अनीमिया में आता है। इसमें किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, इसमें हम मदर को बस वही जो प्रेगनेंसी में हम इसीलिए मदर को सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही फीफोलवेट आयरन टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं, जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलती रहती है ताकि मदर का एचबी लेवल कम ना हो, स्टेबलाइज रहे। तो ये आपके पास माइल्ड एनीमिया आता है 10 to 10.9 ग्राम। इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस। इम्पोर्टेंस, अहमियत, एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं? ये जो प्रेगनेंसी में वॉल्यूम का जो चेंज आता है इसका क्या फायदा है? इसका बिल्कुल फायदा है मदर के लिए, प्रेगनेंसी में भी डिलीवरी में भी। कैसे? इम्प्रूव यूटेरो प्लासेंटल ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो, जो यूट्रस से प्लासेंटा को ब्लड मिल रहा है, ये आपका यूट्रस है, मदर का यूट्रस है, आपका भी हो सकता है, ये प्लासेंटा है, ठीक है। ये प्लासेंटा है, हमने पढ़ा था प्लासेंटा की डेवलपमेंट में, ये एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लाइन है और ये एंडोमेट्रियम की बेजल लाइन है, और ये क्या है? मायोमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम है। तो एंडोमेट्रियम की जो बेजल लाइन है इसके अंदर क्या होती है? मैटरनल
वेन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। तो वो प्लासेंटा के डेवलपमेंट में प्लासेंटा के अंदर मैटरनल स्पाइरल आर्टरीज आ रही थी ना, तो ये जो ब्लड फ्लो होता है, मतलब कि ब्लड थिक नहीं होता, ब्लड अच्छे फ्लो में, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, ब्लड थिन है, पतला है, तो उसका फ्लो फिर अच्छा होगा। अच्छे फ्लो में मदर की यूट्रस, मदर की बॉडी से प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई मिल रहा होता है, तो ये इम्प्रूव करता है यूटेरोप्लासेंटल ब्लड फ्लो को। रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, थिक हो जाने को, तो ब्लड की विस्कोसिटी को भी कम करता है, ताकि प्लासेंटा में जो प्लासेंटा की तरफ जो मदर का ब्लड जा रहा है उसका फ्लो अच्छा हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए। प्रोटेक्ट मदर फ्रॉम ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान मदर का ब्लड लॉस होने से भी प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml तक ब्लड लॉस अगर मदर का होता है तो वो नॉर्मल है, अगर 500 ml से ज्यादा होता है तो फिर पीपीएच में जाता है। अगर यही 500 ml ब्लड किसी नॉन प्रेग्नेंट पर्सन का लॉस हो जाए तो वो फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है, हीमोलाइसिस की तरफ, अनीमिया की तरफ जाएगा। लेकिन मदर में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि उसमें ब्लड से ज्यादा क्या चीज मौजूद है? वाटर, प्लाज्मा मौजूद है। तो जो डिलीवरी के टाइम मदर का ब्लड ब्लड लॉस हो रहा होता है, उसमें ब्लड के साथ वाटर ऐड होता है, तो वो मदर की बॉडी में ब्लड की कमी को मेंटेन रखता है, ब्लड को मेंटेन रखता है, ब्लड की कमी को नहीं होने देता। तो ये भी एक बेनिफिट है डिलीवरी के टाइम मदर के लिए। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जैसा हमने पढ़ा, ये एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो नॉर्मल है, बेनिफिशियल है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए, तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नीडेड। माइल्ड एनीमिया अगर है 10.9 तक चल रहा है, 10 to 10.9, तो उसमें किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मल है हर प्रेगनेंसी में। रूटीन आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज एडवाइज टू प्रिवेंट टू एनीमिया। रूटीनली जो प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड देना ज़रूरी है और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आयरन देना ज़रूरी है, तो वो आप कंटिन्यू रखेंगे ताकि मदर ट्रू अनीमिया, पैथोलॉजिकल अनीमिया की तरफ ना जाए। रेगुलर एचबी मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट्स, एंटीनेटल विजिट्स में आप मदर का एचबी मॉनिटर करते रहेंगे कि कहीं मदर ट्रू अनीमिया, पैथोलॉजिकल अनीमिया में तो नहीं जा रही। एचपी का आप लेवल देखते हैं और उसी से आप फिर अंदाजा लगाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फिजियोलॉजिकल अनीमिया क्या होता है प्रेगनेंसी में। ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो हमने फिजियोलॉजिकल अनीमिया को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल अनीमिया और उसकी मैनेजमेंट पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।